नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अभी शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के रेट बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में दामों से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दरअसल राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको आईजीएल शराब कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सरकार को नोटिफिकेशन गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। शराब से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसके रेट से रिलेटेड उसको चैलेंज किया था कि एक्साइज ईयर के बीच में आप इस तरह से रेट चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। उस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और देखा कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के आप रूल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन को आज माननीय न्यायालय ने स्टे किया। देहरादून के गांधी पार्क में आज विजय दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारतीय सैन्य ताकत को देखा। इसके साथ ही भारत से स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी दुनिया ने देखा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बलिदानियों को, जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी, भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। विजय दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर योद्धाओं और शहीदों को याद किया गया। इन्हीं सैनिकों के दम पर भारत ने न सिर्फ ये युद्ध जीता, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर उसे कड़ा सबक भी सिखाया। यही नहीं, भारतीय सेना के सामने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया। विजय दिवस पर हल्द्वानी के शहीद स्मारक में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी वीरों को श्रद्धांजलि दी। हमारे उत्तराखंड से कोई 280 से भी ऊपर लोग शहीद वहाँ पर हुए हैं। हम जगह जगह हर 16 दिसंबर को हर साल ये शहीदी दिवस मनाते हैं और हम उनकी जो विधवाएं हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। गोवंश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले रुद्रपुर के समुदाय विशेष के युवक का एक वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद में गौरक्षा दल एक्टिव हो गया, जिसके बाद में दल ने लोगों ने उस आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे लेकर रुद्रपुर की रामपुरा चौकी पहुंच गए। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोपी युवक फतेह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले से उधम सिंह नगर के एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गौरक्षा दल ने कहा कि आरोपी ने गाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो आता है कि प्रीत बिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद फतेह है, वो गौ माता के लिए कह रहा है कि मैं गाय काट के खाता हूँ, मैं गाय का भी खाता हूँ, बड़े का भी खाता हूँ, मेरे घरवाले भी खाते हैं, हम काटते भी हैं। तो इस प्रकार का प्रकरण आया।
और गौ माता के प्रति इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ये सीधा सीधा सनातन धर्म को इस प्रकार की चुनौती है कि देख लो हम तुम्हारी छाती पे रहकर तुम्हारी गौ माता के लिए ये शब्द बोलेंगे, और बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो खाता भी होगा। पचवादून क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सेलाकुई से विकासनगर तहसील तक तहसील प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने पहले अर्थी सजाई और फिर राम नाम सत्य है के नारे लगाते हुए पूरी शव यात्रा निकाली और फिर प्रतीकात्मक रूप से पिंडदान भी किया। लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं तथाकथित अधिकारियों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये लैंड जिहाद बढ़ रहा है, जिसमें कि कुछ माफियाओं का नाम सामने आया था, जिनके मजहब सबके सामने आ गए थे। ये पचवादून बचाओ अभियान की शव यात्रा सेलाकुई से निकाली जा रही है। हमने अभी एक रोको टोको ठोको अभियान चलाया है, जिसमें जो हमारे जितने भी हिंदू दल हैं वो सब हमारे साथ हैं। हम उत्तराखंड को किसी भी तरह किसी भी एंगल से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दें। रामनगर के पूछड़ी से 7 दिसंबर को वन विभाग द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से नाराज संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। पूछड़ी के ग्रामीणों ने समिति के साथ में मिलकर डीएफओ का घेराव किया। वहीं संयोग से डीएफओ की कार भी प्रदर्शनकारियों के सामने आ गई, जिसमें खुद ही वो बैठे हुए थे। नाराज लोगों ने उनकी कार के गेट से बाहर नहीं जाने दिया और उनके सामने ही नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते डीएफओ को अपनी गाड़ी को बैक कर जाना पड़ा। जिला प्रशासन के द्वारा कुचड़ी के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उस समय भी हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। कोतवाल साहब वहां पर थे, डीएफओ वहां पर थे। हमने कहा जो आपकी ये कार्रवाई है ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। देहरादून में आयोजित डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था और हमने इसको तोड़ा है। हमने 10,000 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया। राज्य की डेमोग्राफी को हमने किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया। आप लगभग आपने शिक्षा वाले मामले में भी, पेपर लीक वाले मामले में भी बोला था लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। ये इस शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसी मानसिकता है उत्तराखंड के अंदर। एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहां पर सरकारी जमीनों पर कहीं पर लाल कपड़ा डाल के, नीला कपड़ा डाल के, पीला कपड़ा डाल के, हरा कपड़ा डाल के हजारों हजार एकड़ जमीनें अतिक्रमित की गई थी, उन पर कब्जा किया गया था और वो एक सुनियोजित तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। हमने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिहाद है और इसको जो है हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हो गया है हम इसको हटाने का काम करेंगे और हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया और वो भी हमने विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार कि जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई कि आप अपने कब्जे स्वयं ही यहां से समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय करे भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी थी और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमने उसको हटाने का अभियान चलाया जी। और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। तो मैं तो ये जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना क्या कोई भी उचित मानेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 45 साल के युवा नेता की तैनाती से बीजेपी ने बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। पार्टी अब युवा नेतृत्व, नई सोच और साथ ही लंबी राजनीतिक तैयारी पर फोकस कर रही है। इसका असर उत्तराखंड में भी दिख सकता है।
जहां पर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार की राह साफ होती हुई नजर आ रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर युवा नेता नितिन नवीन की तैनाती को पार्टी के भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन से लेकर सत्ता तक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संदेश साफ है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में लंबे समय से अटका कैबिनेट विस्तार अब रफ्तार पकड़ सकता है। इस विस्तार में युवा चेहरों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने पर भी खास जोर दिया जा सकता है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड ये युवा प्रदेश है। इस युवा प्रदेश में निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के बनने से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को और गहरा होने में बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। कम प्रदर्शन करने वाले पुराने चेहरों की जगह ऊर्जावान और युवा नेताओं को प्राथमिकता मिलने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, क्योंकि हमारा राज्य भी 25 वर्ष का हो चुका है, एक युवा राज्य हमारा है, तो उनका लाभ भी इस उत्तराखंड के चुनाव में जो 2027 में होगा उसको भी हमको मिलेगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर युवा नेतृत्व की ये पहल उत्तराखंड बीजेपी के लिए भी नया सियासी रोड मैप तैयार कर सकती है, जहां कैबिनेट विस्तार से लेकर 2027 की चुनावी रणनीति तक युवाओं की भूमिका निर्णायक होती नजर आ रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लंबे समय से पहाड़ों में बारिश नहीं हुई, ऐसे में सर्दियों के सीजन में भी जंगलों में आग लगी रही और साथ ही पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी कई जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इन इलाकों में शिकारियों द्वारा भी आग लगाने की आशंका बनी रहती है, जिसे देखते हुए कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग ने प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात कर दी हैं, साथ ही आग लगाने वालों पर कड़ी निगाह भी रखी जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उसमें हमारे द्वारा फायर वॉचर पहले से ही तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे उनकी तैनाती की जाती है और किसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो है रेंज स्तर पे ये टीमों का गठन करके वहाँ पे तत्काल जो है मदद भेजी जाती है ताकि अग्नि पर नियंत्रण पाया जा सके। नैनीताल हाई कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में नए जिप्सी संचालकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विभागीय मंत्री के आदेश के बाद में बनी गाइडलाइन पर रोक लगाते हुए सरकार और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि आदेश से एकाधिकार का संकेत मिलता है और नए संचालकों को बाहर किया जा रहा है। कॉर्बेट निदेशक को रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने और सभी को मौका देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री के पत्र के आधार पर 21 सितंबर 2024 को आदेश जारी करके 2022 के बाद की जिप्सियों को रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उस क्लॉज पर रोक लगा दी है जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर के आदेश पर आधारित था और ये कहा है कि इसमें कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है कि क्यों नए परमिट धारकों को पार्टिसिपेट न करने दिया जाए और इस पर स्टे करते हुए साथ ही कोर्ट ने जो नए परमिट होल्डर्स हैं यानी कि नए पार्टिसिपेंट हैं उनको भी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। पिथौरागढ़ की क्वारबन रोड की मांग को लेकर विधायक मयूख मेहर का आंदोलन समाप्त हो गया है। प्रशासन के साथ में लिखित समझौता होने पर आंदोलन खत्म किया गया। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में हिंदू संगठनों ने प्रशासन से शिकायत की है कि शहर में अवैध तरीके से मांस की बिक्री की जा रही है। लोगों ने इस पर रोक की मांग की है। हरिद्वार में
कुंभ मेला 2021 के बाद से वीरान पड़े आस्था पथ को हर की पैड़ी से जोड़े जाने की योजना बनाई गई है। आस्था पथ को निकासी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में जन सुनवाई की गई है, जिसमें ग्रामीणों की 63 समस्याएं सुनी गई। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। कोटद्वार में विजय दिवस पर देश की रक्षा में अपनी जीवन समर्पित करने वाले शहीदों के अदम्य साहस को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तरकाशी में भारत पाक युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर विजय दिवस पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में भी वीर योद्धाओं और शहीदों को याद किया गया। शहीद स्मारक पर डीएम, एसएसपी सहित सेना के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बागेश्वर में 3 दिवसीय भद्रकाली महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य ने माहौल को जीवंत कर दिया। हरिद्वार स्थित शांति कुंज का शताब्दी समारोह उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया। मंगलवार को कार्यक्रम के लिए प्रखर प्रज्ञा पूजा की गई। रुद्रप्रयाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत कई खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पौड़ी गढ़वाल में गुलदार और बाघ के खतरे को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा और अहम कदम उठाया। घटनाओं को देखते हुए जिले के कई स्कूलों को गांव के पास में शिफ्ट किया गया, जबकि 20 संवेदनशील विद्यालयों में स्कॉट व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रहरियों की तैनाती कर बच्चों को घर से विद्यालय तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है और छुट्टी के बाद में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। कई सारे स्कूल्स भी चिन्हित किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा लेपर्ड प्रोन एरियाज में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे एस्कॉर्ट्स भी उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ जगह पे जहाँ कम बच्चे थे और जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पास में थी, वहाँ पे स्कूल शिफ्टिंग की भी कार्रवाई की गई है। और इसमें और हम लोगों ने और भी ऐसे स्कूल्स की डिटेल मांगी है जहाँ पे और अभी एस्कॉर्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शाम ढलते ही गुलदार रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। भक्तियाना क्षेत्र में एक साथ 2 गुलदार दिखाई दिए। रात 9 बजे दोनों गुलदार पैदल रास्ते पर दिखाई दिए। वहीं गुलदारों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से गुलदारों को पकड़ने की मांग की है। कुमाऊं में तराई भावर वाले मैदानी इलाकों में इन दिनों लोग हाथी और गुलदार के आतंक से परेशान हैं। सूरज ढलते ही नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे या फिर गांव की छोटी सड़कें, इन जंगली जानवरों की चहलकदमी देखकर लोग डरे हुए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाथी और गुलदार की ये चहलकदमी कुमाऊं की सड़कों पर है। अभी तक गांव के खेतों और मोहल्लों में दिखने वाले ये जंगली जानवर अब खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। इन्हें ना सड़कों पर चल रही बड़ी बड़ी गाड़ियों का डर है और ना ही इंसानों का। खासकर हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में ये जंगली जानवरों का आना जाना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। बनाया था वहाँ पर गुलदार ने, तो लगातार रात के समय पे वहाँ पर गुलदार देखा जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। वन विभाग से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम करें जिससे लोगों को जनहानि ना हो। दरअसल हल्द्वानी के एक तरफ रामनगर जिम कॉर्बेट से सटा जंगल है तो दूसरी तरफ नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तराई आर्कलैंड है। ऐसे में वन्य जीव इंसानी बस्तियों के लिए चुनौती बन चुके हैं और बदली परिस्थिति में जो काम कल तक फॉरेस्ट विभाग कर रहा था वो काम अब पुलिस को भी करना पड़ रहा है। वन विभाग की टीम्स को हम अलर्ट में रखेंगे और हम डीएफओ साहिबान से लगातार समन्वय बैठक करेंगे। मेरा अपील और अनुरोध ये है कि यदि आप किसी जंगली जानवर को देखते हैं तो कृपया करके तुरंत रिएक्शन ना दें और गाड़ियों से ना उतरें और शाम को मतलब जो है 2 व्हीलर्स का प्रयोग ओनली आवश्यकता पड़े तभी कर दीजिएगा, रात को, देर रात को। जाहिर है ठंड बढ़ने के साथ हाथी हो या लेपर्ड या फिर टाइगर, इनकी साइटिंग बड़ी है। ये अपने शिकार की तलाश में इंसानी आबादी के करीब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तराई भाबर के लोग दहशत में हैं।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली में आदि बद्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद करने से पहले आदि बद्रीनाथ जी को सप्त सिंधु के जल से स्नान कराया गया और उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं ने अंतिम दर्शन किए हैं और फिर कपाट को बंद कर दिया गया। वहीं अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ग्रीष्मकाल के लिए आदि बद्री भगवान के कपाट खोले जाएंगे। अल्मोड़ा के कोसी बैराज में लंबे समय से सिल्ट जमा होने से बैराज का आकार छोटा होता दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए अब बैराज से सिल्ट निकाली जा रही है, जिससे कि पूरे अल्मोड़ा शहर में पानी की समस्या हो सकती है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2016 में कोसी नदी पर एक बैराज बनाया गया, जिसमें साहसिक खेल के साथ अल्मोड़ा की पेयजल समस्या दूर करना मुख्य मकसद था। लेकिन पिछले 9 साल से बैराज की सफाई नहीं होने से पानी की स्टोर करने की क्षमता घटती जा रही थी। इस बार विभाग ने सिल्ट हटाने का निर्णय लिया, जिसका काम शुरू हो गया है। लगातार यहाँ पर जो गाद थी, जो सिल्ट थी, उसका जमा होते जा रहा था, जिससे कि पानी का संचय, यहाँ पर पानी का संरक्षण नहीं हो पा रहा था। और हमारी मांग थी कि भैया इसका नियमित सफाई हो और पिछली बार हमने यहाँ पर धरना भी दिया था। सिंचाई विभाग का अनुमान था कि बैराज में 2 से 3 मीटर तक सिल्ट जमा होगी, जिसे हटाने में कम से कम 72 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जब पानी निकालना शुरू किया गया तो पता चला कि सिल्ट 6 से 7 मीटर तक जमा है, जिसे हटाने में अब ज्यादा समय लग सकता है। उम्मीद के मुताबिक जितना हमें लग रहा था उससे 2 से 3 गुना ज्यादा इसमें मलबा मिल रहा है हमें, तो हमें थोड़ा अतिरिक्त समय भी चाहिए होगा। तो इसलिए हमने जलस्थान से रिक्वेस्ट भी करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो भी अपनी व्यवस्था करके तात्कालिक व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद हमें भी थोड़ा अतिरिक्त समय दे देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें हमें 72 घंटे लग सकते हैं इसमें। बीते 2 साल से बैराज से सिल्ट साफ करने की मांग की जा रही थी, लेकिन सफाई का काम अब शुरू हुआ। सफाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन शहर में पानी की दिक्कत भी हो गई। अब बैराज में जितनी जल्दी सिल्ट साफ होगी, पानी की व्यवस्था उतनी ही जल्दी दुरुस्त होगी। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह से हार गए थे। भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। आर्मी का 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ है। 7 मई को आधे घंटे की लड़ाई में हमारी हार हुई है। एयरफोर्स पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी लड़ाकू विमान ने उड़ान नहीं भरी है। भविष्य में हवाई युद्ध ही लड़े जाएंगे और इतनी बड़ी आर्मी रखने की जरूरत ही क्या थी। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। त्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।